और जो आपका वेक्टर्स है ये दोनों एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आज 3D ज्योमेट्री शुरू करते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। देखिए 3D ज्योमेट्री में आता क्या है। 3D ज्योमेट्री में आता है आपका सारा चीज़ जो है 3 डायमेंशनल हो जाता है। डी मतलब डायमेंशनल, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि 2D में हम वर्क कैसे करते हैं। हमने अभी तक केवल हर चीज़ जो है वो एक प्लेन में पढ़ी थी। प्लेन मतलब जैसे आप इस प्लेन ऑफ पेपर को मान लीजिए, हमने केवल 4 कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, ठीक है। और पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है उसको अगर यहाँ पर वो लोकेटेड है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं अगर है, ठीक है, पॉइंट P है, तो यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या था। x1 डिस्टेंस x एक्सिस में बढ़ेंगे, ठीक है, और y1 डिस्टेंस y एक्सिस में बढ़ेंगे और हमारा ये P पॉइंट पर हम पहुँच जाते थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि जो है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर 2D में वर्क करते थे। पर अब हम पढ़ेंगे कि 3D में हम वर्क कैसे करते हैं। 3D में क्या होता है, हमारा एक एक्सिस और आ जाती है, ठीक है। एक एक्सिस आती कहाँ से है, ये थर्ड एक्सिस आती है, ये जो ऊपर की साइड होती है, ठीक है। एक ऊपर होती है z एक्सिस और नीचे इसके होती है z डैश। जैसे यहाँ पर x और x डैश होती है, y और y डैश होती है। तो ऊपर वाली एक्सिस का नाम होता है z एक्सिस और नीचे वाली इस पॉइंट प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड जो होती है वो क्या होती है, हमारी z डैश, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट 3D ज्योमेट्री का, जो कि था इंट्रोडक्शन की 3D होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मोशन कैसा होता है। देखिए जैसे हम P पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कहीं एक हवा में यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो उस पर कैसे जाएंगे हम। मान लीजिए उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, ठीक है। तो वहाँ तक हम जाएंगे कैसे, ठीक है। तो वहाँ तक जाने का तरीका क्या होता है, ये z एक्सिस में इस तरीके से दिखा रहा हूँ। डॉट डॉट का मतलब है ये ऊपर साइड है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और ये डैश डैश का मतलब है ये नीचे साइड है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आपको समझना है कि एक z एक्सिस वो इस तरीके से है, ठीक है। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट लोकेटेड है यहाँ पर, ठीक है, जिस पेन की टिप पर, ठीक। तो वहाँ पर आप कैसे जाएंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको x एक्सिस में बढ़ना है आगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, हमें वाई एक्सिस पे कितना बढ़ना है, वाई एक्सिस पे y1 डिस्टेंस बढ़ना है, ठीक है। और उसी तरीके से ऊपर आएंगे जब यहाँ पर जो हमने पॉइंट कहा था कि ये P पॉइंट यहाँ पर है, ये P पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो z1 डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे P पॉइंट पे, ठीक है। और उसका ये जो होगा ये हमारा होगा वेक्टर उसका, कि वो पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये होता है हमारा 3D का कॉन्सेप्ट। 3D क्या है आपको मैंने ये फील दिया है, ठीक है। 3D मतलब होता है बेसिकली 3 वे मोशन, ठीक है, 3 वे मोशन, ठीक है। 3 वे मोशन को ही हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं, ठीक। ये तो बात रही हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की। अब चलिए जान लेते हैं इसमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। ये आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। मैंने वेक्टर्स में भी ये बताया था आपको, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी थोड़ा सा इंट्रो दे दूँगा इसका, ठीक है। तो चलिए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा अलग तो नहीं है पर हैं लगभग सेम ही, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है हमारा कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल्स, कोसाइन ऑफ द एंगल्स विच, जो कि वेक्टर्स या अ वेक्टर, एक वेक्टर कोई भी मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल का कॉस, कॉस मतलब कोसाइन मतलब कॉस, ठीक है। हर एक एंगल का कॉस जो कि एक वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से मेक बनाता है उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है।
डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से, और ये वाले ब्रैकेट्स में लिखते हैं इसे इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन को लिखते हैं, ठीक। चलिए मैं आपको इसको क्यूब बनाकर दिखाता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक क्यूब है, देखिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपका है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए हमारी आपकी क्या है, जेड एक्सिस है, और ये वाली हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक। और ये है हमारा ओरिजिन। मान लीजिए एक पी वेक्टर यहाँ पर है और उसका पोजीशन वेक्टर्स यानी कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये वेक्टर यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है। और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन वो यूनिक एंगल्स होते हैं जो एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के से बनते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर आप पॉजिटिव डायरेक्शन और जोड़ लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से इस वेक्टर पे अगर एक एंगल खींचें तो ये अल्फ़ा, ठीक है। वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये बीटा, और जेड एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में वेक्टर के ये गामा, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या होता है, कॉज अल्फ़ा, कोसाइन ऑफ द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एंगल का कोसाइन ये अल्फ़ा है, एक्स एक्सिस से जो है ये वेक्टर अल्फ़ा डिग्री में है, ठीक है। तो इसका कोसाइन क्या हुआ, कॉज अल्फ़ा, और यही एल के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एम क्या होता है, वाई एक्सिस से बीटा, तो कॉस बीटा, ठीक है, बीटा एंगल। और एन क्या होता है, जेड एक्सिस से गामा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में वेक्टर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉस गामा, ठीक है। ये तो बात हुई, ये हमारे होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, बात ये होती है कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। हर एक वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो कितने भी नंबर में हो सकते हैं, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, कितने भी नंबर में हो सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, कितने भी हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो सॉरी, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर का यूनिक होता है, ठीक है। एल एम एन है तो वो यूनिक होगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, देखिए, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये आपको अच्छे से एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। जो एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का सम होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बोला जाए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर एल और एम दे दिया गया है तो एन निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसका प्रूफ आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है और जानने की आपको इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा जो है आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। वो सिंपल सा है, आप उसे अगर पढ़ लेंगे अपनी बुक से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है, ठीक है। अभी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कोई भी नंबर अगर हम डायरेक्शन कोसाइन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का दिया है, उसमें हम लैम्डा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब लैम्डा एल, लैम्डा एम और लैम्डा एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, ठीक है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो कर देंगे तो आप उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। लैम्डा एल, लैम्डा एम और लैम्डा एन, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो एनी नंबर में हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है आपका, वो एक ही रहेगा, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सिस पे। अब मैं बताता हूँ आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स एक्सिस के प्लेन जो होता है ये, उनका डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है असल में। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन डी सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, जैसे ये देखिए आप, मैं क्यूब बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपकी, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक। इसे जेड मान लीजिए, इसे जेड मान लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। तो
अगर डायरेक्शन कोसाइन केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पॉइंट केवल एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है, वो वाई और जेड में उसका कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 1,0,0, ठीक। इसी तरीके से वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0,1,0, ठीक। देखिए जिस भी एक्सिस की बात की जाए वहाँ पर 1 कर दीजिए, बाकी दोनों एक्सिस पर 0 करना है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस की देखिए, एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे 1 और 0 और 0, वाई एक्सिस पे तो 0 1 और 0। इसी तरीके से अगर आप जेड एक्सिस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0,0,1, ठीक। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस का। अब बात करते हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन की। एक्स मान लीजिए एक्स वाई प्लेन की बात करें तो ये है आपकी एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसको 3D में समझिएगा थोड़ा, ये चीज़, ये जो सरफेस है क्यूब की, ये एक्स वाई प्लेन है। अगर एक्स जेड की बात करेंगे तो ये जो पीछे वाला सरफेस है ये है आपका एक्स जेड प्लेन, ठीक है, पीछे वाला पूरा। और अगर वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो ये चीज़ जो है आपकी, ये है आपकी वाई जेड प्लेन, ठीक। तो मान लीजिए आपको एक्स वाई प्लेन की बात की जा रही, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का पहले तो अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अगर आप एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई प्लेन होता है 0,0,1, ठीक है। क्यों होता है ये, क्योंकि देखिए एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z=0, ठीक है। प्लेन में क्या होता है कि एक्स वाई प्लेन मान लीजिए बोल दिया है, ठीक है, तो उसका क्या होता है इक्वेशन z=0, मतलब जो भी यहाँ पर नहीं लिखा है वो उसी के इक्वल टू को 0 करके उसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन बोला है, ठीक है, तो उस एक्स वाई प्लेन में कोई भी अगर पॉइंट होगा तो या तो जेड एक्सिस पे होगा या नीचे जेड एक्सिस पे होगा, ठीक है, और कहीं तो हो नहीं सकता है। तो केवल उसकी इक्वेशन क्या होती है z=0, ठीक है, एक्स वाई प्लेन की, ठीक है। अगर वो उसमें कुछ, अगर वो एक्स वाई प्लेन के जो है थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है, तो उसमें और भी कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। वैसे z=0 तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा आपका 0,0,1। इसी तरीके से वाई जेड प्लेन की क्या होती है आपकी, जो चीज़ यहाँ पर नहीं है उसी की में लिख दीजिए 1,0,0, यहाँ x नहीं है तो x वाले में 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जेड एक्स प्लेन की क्या हो जाएगी आपकी 0,1,0, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, ठीक है, तो y की जगह 1। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जो लिखा है उसी में 1 1 लिख दीजिए, ठीक है। और एक्स वाई जो प्लेन की बात आएगी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो जहाँ पर आपका क्या है कि जो चीज़ नहीं है, मान लीजिए यहाँ जेड नहीं है तो वहाँ पर 1 लिख देंगे आप, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। मूव ऑन करते हैं आगे। अब बात करेंगे हम हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो इनटू डायरेक्शन कोसाइन। क्यों, मैंने आपको बताया कि जो है डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो एनी नंबर में हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, एक ही डायरेक्शन कोसाइन के हज़ारों डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो से हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो dr इनटू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है ए बी और सी, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, जैसे डायरेक्शन कोसाइन की होती है LMN, तो वैसे ही स्टैंडर्ड नोटेशन डायरेक्शन रेशियो की होती है ABC। मान लीजिए ABC आपको दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर का, ठीक, किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसका क्या करिए, स्क्वायर रूट में A² + B² + C² जितने भी डायरेक्शन रेशियो हैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये आपका कर लेंगे आप, मैंने वेक्टर्स में आपको पढ़ाते समय बताया था ये, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स में, जो लेक्चर 1 है आपका, वहीं पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ये दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ईज हो जाएगा आपको, भूल गए होंगे तो, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे, ठीक है, और जो L हो जाएगा वो बराबर होता है A/√A² + B² + C²। इसी तरीके से M बराबर होता है B/√A² + B² + C, सॉरी, हाँ, B/A² + B² + C, सही सही है, ठीक है। और इसी तरीके से N क्या हो जाएगा C/A² + B² + C², ठीक है। तो ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको,
जो चीज़ डायरेक्शन रेशियो दी है ए बी सी और लिखिए, ठीक है। और नीचे क्या करिए, स्क्वायर रूट में आप तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके लिख दीजिए, ठीक है। यही हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। कितना भी नंबर कोई भी दिया हो ए बी सी, उसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो वो यूनिक होगा एलिमेंट, ठीक है, और वो इसी तरीके से निकलेगा, ठीक। ये हो गई बात आपकी हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो इनटू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब बात आती है, मान लीजिए आपको निकालना है तो आपको 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। नाउ इफ़ यू आर गिवन टू पॉइंट्स, ठीक है। एक P दिया है x1 y1 और z1, ठीक, और एक Q दिया है x2 y2 और z2, ठीक है। x1 y1 और z1 और x2 y2 और z2, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन रेशियो अगर बोला गया है निकालने के लिए ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस P एंड Q। मान लीजिए एक लाइन है इस तरीके से L, ठीक है, और वो P और Q पॉइंट से पास हो रही है इन दोनों के, और बोल दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, DR ऑफ PQ लाइन, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगा आपका, तो आप कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, बाद वाले का कोऑर्डिनेट पहले वाले से माइनस कर दीजिए, बस यही होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ आपका लाइन पी क्यू। अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो उसका डायरेक्शन रेशियो बस आप कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए, वही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, उसी तरीके से, ठीक है। बाद वाले का पहले वाले के कोऑर्डिनेट से नेगेटिव कर देना है आपको, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका क्या आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू लाइन, ठीक है। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू लाइन। अगर इसी डायरेक्शन रेशियो को आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन में बदलना है, तो यही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन कोसाइन डी सी ऑफ पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है, लाइन एल पासिंग थ्रू पी क्यू पॉइंट पी एन क्यू, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, ऐसे बनाइए आप, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं आपको, ये सब दे रखे हैं, तो वो ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इधर, और कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है। अपॉन में क्या करना है आपको, ठीक है, अपॉन में अलग से निकाल लीजिएगा आप पी क्यू करके, ठीक है। पी क्यू का डिस्टेंस निकालना होता है बेसिकली, यही वो होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिस्टेंस निकालना होता है, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पी क्यू, ठीक है, और अपॉन पी क्यू। किया तो मैंने यही है ना, यहाँ पर ए बी सी दिया था तो मैंने अंडर रूट ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ लिखने में आसानी थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा बड़ा है तो आप अलग से कुछ पी क्यू मानकर या वेरिएबल मानकर लिख लीजिएगा और उसको अपॉन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू लाइन, ठीक। अब बात आती है कि आपको एंगल कैसे निकालना है। मान लीजिए आपसे बोला जाए एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको थोड़ा बहुत हो सकता है याद करना पड़ जाए कुछ इसमें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा याद कर लेंगे ना तो आगे जो आपका आने वाला कॉन्सेप्ट है ना वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी जो आपको पढ़ना है इसके बारे में अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आपकी बुक सफिशिएंट है, ठीक है। आपकी बुक आर डी शर्मा हो गई, आपकी एम एल अग्रवाल हो गई, दोनों ही बुक सफिशिएंट है, ठीक है। दोनों से आप पढ़ सकते हैं, या आपकी अरिहंत की जो अलग अलग कॉन्सेप्ट की बुक आती है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस है ये, ठीक है, और ये 2 लाइन्स है और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है मान लो, ठीक है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक। L1 लाइन का मान लो डायरेक्शन जो आपको कोसाइन दिया है, ठीक है, वो क्या दिया है L1 एल M1 N1, ठीक है। और L2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया है L2 M2 और N2, ठीक है। वही स्टैंडर्ड देखिए आप Lmn है तो L1 का L1 M1 N1 और L2 का L2 M2 और N2, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स कैसे निकालेंगे,
ठीक है। तो L1 का क्या है, L1 M1 और N1, ठीक है, ये 1। और L2 लाइन का क्या है, L2 M2 और N2, ठीक। तो ये होगा डायरेक्शन कोसाइंस आपके, ठीक। तो इसका एंगल कैसे निकालते हैं, इसका एंगल निकाला जाता है कुछ नहीं कॉस थीटा करके। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। ये चाहे आप याद कर लीजिए, चाहे आप जो है बुक खोलकर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। वो आपको निकाला गया है। बेहतर यही होगा आपकी एक बार आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए 2 लाइन है, उनके डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, ये दिया है, एक ये दिया है, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू पहले दूसरे का एल वाला, ठीक है, एडिशन में, फिर M1 M2 फिर N1 N2, ठीक है। सिंपल से याद है करना है आपको, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। इसमें क्या होता है, इसमें आ जाती हैं 2 कंडीशंस, आ जाती हैं कंडीशंस क्या, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। मतलब कब लाइंस पैरेलल होंगी और कब लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो आपको दिख रहा है कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक। परपेंडिकुलर का मतलब सीधा सीधा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा आपका, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी क्या बन जाती है, L1 L2 प्लस M1 N2 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा क्या है, 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, इस वजह से ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। और तो यही क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है आपकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी हो जाती है। अब बात आती है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या होती है यहाँ पे। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पैरेलल का मतलब क्या होता है, 2 लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, 2 लाइन पैरेलल है, तो थीटा क्या होगा इनके बीच में, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म बनती है वो ये होती है कि L1 इक्वल टू L2 हो जाता है, M1 इक्वल टू M2 हो जाता है और N1 इक्वल टू N2 हो जाता है। मतलब दोनों ही डायरेक्शन कोसाइन बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन कोसाइन एकदम सेम हो जाएंगे, ठीक। और इस कंडीशन की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़रूरत केवल आपको ये वाली कंडीशन की पड़ेगी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अब बात आती है आप एंगल ऑफ बिटवीन लाइंस कब कैसे निकालेंगे, जब आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ये तो बात हो गई डायरेक्शन कोसाइन की, कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पता है तो आपने निकाल लिया। मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो दिया है तो कैसे निकालेंगे आप, कोई इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो व्हेन एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका डायरेक्शन कोसाइन का मैंने स्टैंडर्ड क्या बताया था आपको, ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेट लाइन L1 उसका क्या है, A1 B1 C1, और L2 लाइन मानते हैं उसका क्या है, A2 B2, और उसी तरीके से C2 होता है आपका, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका 2 डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये था आपका व्हेन आपके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए थे। जब आपके डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मैंने समझाया था आपको कि कैसे आप डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदलेंगे। तो आप कैसे बदलते थे, अपॉन में डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे आपको तो आपको यही करना है। ऊपर तो सेम इसी तरीके से होगा, A1 A2, ठीक है, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपको इन्हीं का स्क्वायर्स ऐड कर देने हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर
प्लस C2²। ठीक है, ये आपको इस तरीके से क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं, राइट। तो ये हो गया आपका cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1² प्लस B1² C1² और मल्टीप्लाई में A2² प्लस B2² प्लस C2²। ठीक है, सिंपली आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन वैसे कोसाइन अगर दिए थे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बस आपको यही दोनों चीज़ तो याद करना है, और याद करने वाली कोई चीज़ भी नहीं है इसमें। मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। इनको मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐड करिए और अपॉन में स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपका डायरेक्शन कोसाइन है तो आपको अपॉन में स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए इसमें भी वही चीज़ होती है, कंडीशन ऑफ आपकी आ जाती है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, दोनों कंडीशन इसमें भी आ जाती हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ। देखिए, पहले कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब तक तो आप समझ चुके होंगे पढ़ाने का तरीका मेरा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा अगर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की बात की है। ठीक, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया आपका, तो मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ गए होंगे, 90 डिग्री तो कॉस 90 0 के बराबर। ठीक, तो कॉस 90 0 के बराबर है, यहाँ 0, तो ये मल्टीप्लाई अगर इसमें हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी भी क्या बन जाएगी आपकी, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम है, ये है इस तरीके से कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो आपने पढ़ी थी वहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन के केस में। देखिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन के केस में, ये डायरेक्शन कोसाइन के केस में, ये डायरेक्शन रेशियो के केस में। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इन दोनों को ही भूल जाइए आप। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए दो लाइन मान लीजिए, एक ये लाइन है, ठीक है L1, दूसरी ये लाइन है L2। ठीक है, L1 L2 ये लाइन दी हुई है। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आपस में 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं एंगल। ठीक है, तो अगर आपका डायरेक्शन मान लीजिए इसका कुछ दिया हुआ है A1 A2 A1 B1 C1 और इसका दिया है A2 B2 और C2, इस तरीके से मान लीजिए दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इस तरीके से है। तो आपको अगर बोला जाए किसी एक वेरिएबल को मान लीजिए लैम्डा दे दिया, मान लीजिए C1 यहाँ नहीं है, यहाँ लैम्डा है, और आपको बोला जाए लैम्डा निकालना है। कुछ नहीं आपको करना है, केवल ये परपेंडिकुलर दिया है, आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगानी है। क्या लगानी, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, कुछ नहीं सोचना है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन भी दिए होते L1 L2, तो केवल आपको पहला दूसरा, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ ऐड करना है और इक्वल टू 0 लिख देना है। ठीक है, यही तरीका होता है। ठीक, दोनों में ही। ठीक है, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बात आई कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो में आपको कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म बोला है, तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म होता ही है ये। देखिए, मान लीजिए दो लाइन है, ये L1 है, ठीक है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है L2। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं आपको L1 और L2। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या होगी, तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म दोनों लाइन का डायरेक्शन को रेशियो क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक, ये हो गई आपकी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। मतलब डायरेक्शन जो रेशियो होंगे आपके वो क्या होंगे, प्रपोर्शनल होंगे। इसे कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर प्रपोर्शनल। तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिया है, तो पहले वाले अपॉन दूसरा वाला बराबर का रेशियो इज इक्वल टू B1/B2 का रेशियो इज इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म यही होती है। ठीक, चलिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको दो लाइंस दी हुई हैं और उनकी डायरेक्शन, मान लीजिए दो लाइन ये दी हुई हैं L1 और L2, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये लाइंस जो दो दी हैं वो आपकी पैरेलल हैं कि नहीं है। कैसे लगाएंगे, इसी तरीके से लगाएंगे। आप उनके डायरेक्शन रेशियोज़ को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, और उनका रेशियो अगर बराबर आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए किसी लैम्डा टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तीनों का रेशियो, तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, ये होती है आपकी
कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। तो आज ये आपको मैंने शुरुआत में समझा दिया है, ठीक है, ये कंडीशन सारी समझा दी हैं, ठीक है। अभी जो अगला लेक्चर आएगा आपका इसी पे, उसमें आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, कम से कम 8 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ठीक है। और आपके सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।